नमस्कार भारत। जय हिंद साथी, कैसे हैं आप सभी का। आज की इस बहुत बेहतरीन क्लास पीबी शैली की एक बहुत ही सुंदर ओड ओड टू ए स्काई लार्क, उसमें आपका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक सुंदर सी चिड़िया, इसको एक बार देखिए और इस चिड़िया का पूरा बखान कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आपके सामने स्काई लार्क है। इस जो चिड़िया का नाम है उसका नाम है स्काई लार्क। चिड़िया लगभग हमारे यहाँ पर भी इस प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, जिसको चरकली बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये ओड, ये क्या लिखा हो, ओ डी ई, ओड। ये पोएट्री का प्रकार है। जिस प्रकार से लिरिक होता है, सोनेट होता है ना, इस प्रकार से ये ओड है। और ओड टू ए स्काई लार्क इसका एक और नाम है, मतलब इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है कि यहाँ पे टू की जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ओड टू ए स्काई लार्क। ठीक है, इसका भी नाम है, यानी इसका मतलब होता है ये जो कविता है उसका फॉर्म क्या है, तो ये ओड है। अब बताओ ओड क्या होता है। तो ओड सिंपल सा एक लिरिकल स्टेंजा होता है। इसका मुश्किल एक सिंपल सा बता देता है, इट इज ए सीरियस, तो गंभीर होता है, एंड डिग्निफाइड, है ना, या फिर कंपोजिशन होता है, या फिर ग्लोरीफाई समथिंग। खास इंपॉर्टेंट ये है, ग्लोरीफाई, आर आई एफ आई, ग्लोरीफाई समथिंग। एक ही वर्ड याद रखिएगा, ग्लोरीफाई समथिंग। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडल करना, किसी की बिल्कुल स्तुति करना, किसी का गौरवमयी उसकी गाथा गाना। यानी यहाँ पर इस पूरी कविता में चिड़िया की पूरी ऐसी विशेषता की गई है, अच्छी अच्छी जगह से तुलना की गई है, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पर पीबी शैली, पर्सी बाइसी शैली स्काई लार्क की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, उसका महिमा मंडल करता है। और जब भी किसी चीज में कविता के रूप में महिमा मंडल किया जाता है तो उसको ओड कहा जाता है। तो पीबी शैली की एक ओड है, पीबी शैली टू ए स्काई लार्क वाज इंस्पायर्ड, जिसे प्रभावित होते बाय द सॉन्ग ऑफ ए रियल स्काई लार्क। जब रियल स्काई लार्क का गीत पीबी शैली जब सुनते हैं इटली में 1820 में, 1820, आप सोचिए 1822 में इनकी एक अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उससे 2 साल पहले ही। ठीक है, टू स्कॉलर वाज पब्लिश्ड इन 1820, जस्ट 2 years बिफोर शेलीज ट्रेजिक डेथ बाय ड्रोनिंग। ट्रेजिक डेथ उनकी यानी दुखद उनकी मृत्यु हुई थी डूबने से। ठीक है, इट अपियर्ड विथ प्रोमेथस अनबाउंड, शेलीज लिरिकल ड्रामा। शेली का एक लिरिकल ड्रामा है, कौन सा, प्रोमेथस अनबाउंड, है ना। वहां से ए प्ले रिटर्न इन वर्स, जो वर्स में यानी गद्य में पद्य में लिखा हुआ, अबाउट द माइथोलॉजिकल टाइटन प्रोमेथस। प्रोमेथस यहाँ पर कोई एक हीरो रहता है ना, उस प्रकार से। मेनी ऑफ शेलीज ग्रेटेस्ट पोएम्स आल्सो अपीयर्ड एलोंग साइड दिस ड्रामा, मतलब उस ड्रामा से रिलेटेड ये पोएम, इंक्लूडिंग ओड टू द वेस्टलिन, द क्लाउड या ओजिमेंडिस। यानी जो उनका प्रोमेथिस अनबाउंड करके एक लिरिकल जो ड्रामा है, उस ड्रामे से ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर वहाँ पे प्रकट होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो 1820 में रियल स्काई लार्क जब वो देखते हैं, वहीं से उनके मन में एक आता है और उसी समय एक कविता ओड लिख देते हैं और वहीं से पब्लिश हो जाती है। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं इस कविता का। शेली रोड टू स्काई लार्क वाइल लिविंग इन इटली, जब वो इटली में रह रहे थे विथ हिज वाइफ, है ना, राइटर मेरी शेली। एक उनकी खुद की जो पत्नी थी वो भी लेखक थी, उनका नाम था मेरी शेली। ड्यूरिंग एन इवनिंग, एक शाम पर, वॉक थ्रू द पोर्ट सिटी इन लिवोर्नो। लिवोर्नो से पोर्ट सिटी में वो घूम रहे थे। दे हर्ड द कॉल्स ऑफ द स्काई, उन्होंने स्काई की आवाज़ सुनी, विच इंस्पायर्ड द पोएम, है ना, जिसको इस आवाज़ ने ही उनको कविता लिखने पर इंस्पायर किया, प्रभावित किया। टू ए स्काई लार्क की थीम क्या है, तो द थीम ऑफ शेलीज पोएम टू ए स्काई लार्क इज द पावर ऑफ नेचर। पावर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति की जो शक्ति है, ट्रांसफॉर्म मेन्स लिव्स, जो कि मानव के जीवन में ट्रांसफर हो रही है, मतलब उसमें बदल रही है, स्पेशली थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री, जो कि कविता के रूप में हो रही है। एंड मेजेस्टी एंड डिविनिटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति की दिव्यता और भव्यता जो प्रकृति की है उसके रूप में वहां पर आ रही है। शेली, अब इसके बारे में राइमिंग स्कीम बारे में बात करते हैं। शेली डेवलप्ड ए यूनिक स्ट्रक्चर टू सूट द डिस्टिंक्टिव बर्ड सॉन्ग दैट द पोएम डिस्क्राइब। इस कविता में जो दिया है उसका अलग ही उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रक्चर लिया है,
द पोएम्स 105 लाइन्स, उसमें 105 लाइनें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप पूरी तरह से, है ना। 105 लाइनें हैं, इसको जो जो गोला लगा दिया याद रखिएगा। अरेंज्ड 21 स्टेंजास, यानी 21 स्टेंजा किए, तो डेफिनेटली एक स्टेंजा में कितने होंगे, 5। तो इसका मतलब होता है 21 स्टेंजा में हर एक में 5-5 लाइन करके 105 लाइनों की ये पोएम बनती है। ईच स्टेंजा आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 शॉर्टर लाइन्स इन ट्रोचेइक ट्राइमीटर फॉलोड बाय ए सिग्निफिकेटली लॉन्गर फिफ्थ लाइन इन आयम्बिक हेक्सामीटर। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो प्रत्येक स्टेंजा है वो 4 शॉर्टर लाइन्स यानी 4 छोटी छोटी लाइनों में है। मैं बता देता हूँ इसकी। इन ट्रोचेइक ट्राइमीटर, ट्रोचेइक ट्राइमीटर के बारे में क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। फॉलोड बाय ए सिग्निफिकेंटली लॉन्गर फिफ्थ लाइन, और उसकी 5वीं लाइन लंबी है। इन आयम्बिक हेक्सामीटर, जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर है ना। द राइमिंग स्कीम इज ए बी बी, यानी ए बी और लास्ट में बी है, यानी लास्ट में बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये कविता में यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में, अब देखिए पहले ही लाइन में आपको मैं समझा देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का यूज किया है। चलिए, तो पहली लाइन में आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हेल टू दी, है ना, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, यहाँ पे लिखा हुआ ना, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट। अगर आप देखें यहाँ पे तो पहली लाइन में हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट। अब यहाँ पे देखिए ये हेल, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब चीजें होती है, देखो मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, आराम से आप इसको एक बार इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम पोएम के बारे में देखेंगे। हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, ठीक, यहाँ देखिए। अब इसको थोड़ा सा मैं देखता हूं कि इसमें क्या होता है। इसमें सिलेबल देखिए, एक हेल है, इस हेल में, इस हेल को देखते हैं अपन, तो यहां पर जो हेल है ये वाला है, ये पूरा जो है ये लॉन्ग सिलेबल है। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग सिलेबल, ठीक है। और इसके लिए लाइन होते हैं। उसके बाद ये यू है, ये यू क्या है, शॉर्ट सिलेबल है, शॉर्ट सिलेबल, ठीक है। तो ऐसी लाइन खींचूंगा मैं तो लॉन्ग सिलेबल होगा। उसके बाद इसको यहां से काट दिया, उसके बाद यहां पर ये लॉन्ग सिलेबल फिर एक और आ गया। फिर ये ब्लीथ में, ब्लीथ में भी आपको क्या है, लॉन्ग सिलेबल आया, ये इस प्रकार से यू, मतलब जहां पे स्ट्रेस कम हो रहा है शॉर्ट सिलेबल। और स्प्रिट, स्प्रिट में ये स्प्री, और उसके बाद आईटी वाला जो मामला है वो वाला है आपका यू आएगा, और ये आपका एक डंडा आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर जो होता है 3 फीट पर लाइन, इसमें बोल रहा है कि 3 फीट पर लाइन, यानी पर लाइन में उसके 3 फीट होते हैं। 3 फीट का मतलब होता है जैसे 1 फीट, ये 1 फीट है, उसके बाद इसमें भी 2 फीट है, ये इस प्रकार से, और उसके बाद तीसरे फीट ये रहा। स्पिरिट में आपके पास 2 फीट हो रहे हैं, उसी प्रकार से मतलब 1 फीट पूरा हेल से टू, और 1 फीट में एक होता है लॉन्ग सिलेबल और एक और होता है शॉर्ट सिलेबल, ठीक है। इसमें इस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार की होती है शॉर्ट, इसको बोलते हैं ट्रोचेइक ट्राईमीटर। ट्राईमीटर का मतलब होता है 3 मीटर होते हैं, तो 3 मीटर मतलब 3 फीट होते हैं। तो यहाँ पे एक हेल, एक लॉन्ग सिलेबल है, और 2 ये शॉर्ट सिलेबल है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब 5वीं लाइन की बात करते हैं, तो 5वीं लाइन में आयम्बिक हेक्सामीटर है। क्या है आपके पास, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो आयम्बिक हेक्सामीटर में भी आपने देखा है कि आयम्बिक हेक्सामीटर किस प्रकार से बन रहा है, वो उसकी 5वीं लाइन को आप आराम से देख सकते हैं, आपकी उसकी 5वीं लाइन में, ठीक है। 5वीं लाइन में आपका क्या है, ये आयम्बिक हेक्सामीटर है पूरा तरह से, इन प्रोफाउज स्ट्रेन ऑफ अनपेरिमेंटेड आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सामीटर का मतलब होता है वही आपके पास 6, यानी 6 दूनी 12 सिलेबल होंगे आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ें सीखी ये समझ में आया ना पूरा। तो ये राइमिंग स्कीम है, ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे कोशिश है कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए,
लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं इसकी पोएम के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। थोड़े से 21 स्टेंजा है तो कोशिश करेंगे हम कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, है ना। तो विदाउट एनी, आपको आशा करता हूँ कि ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी। चलिए, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, बहुत बढ़िया। ये इसका पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा। हेल, हेल का मतलब यहाँ पे अभिवादन कर रहा है। पहला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे देता हूँ। हेल मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। दी, दी मतलब होता है तुम्हारा। ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका हैप्पी, खुशी। स्पिरिट मतलब आत्मा, यानी यहाँ पे हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, यानी एक खुशनुमा आत्मा तुम्हारा स्वागत है। क्या बोल रहा है वो? हे खुशनुमा आत्मा तुम्हारा स्वागत है। बर्ड दाउ नेवर वर्ट, यहाँ पे क्या होता है? वर्ट। अब ये वर क्या है? ये जनरली आर टी लगाएंगे, पुराना वर है, WERE, वर। वर दाऊ, दाऊ मतलब होता है यू, है ना, यू। दाऊ दी दाए, वो होता है ना तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, उस प्रकार से। तो बर्ड दाऊ नेवर वर्ट, यानी क्या होता है? तुम कभी चिड़िया थी ही नहीं। बर्ड दाऊ नेवर वर्ट, वर मतलब यहाँ पे होना, यानी चिड़िया, तुम कभी चिड़िया थी ही नहीं, मतलब कुल मिला के आप क्या हो? हे खुशनुमा आत्मा तुम्हारा स्वागत है, तुम तो कभी चिड़िया थी ही नहीं। देट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम आई हो या तो स्वर्ग से आई हो या उसके पास से आई हो। पोरेस्ट दाय फुल हर्ट, पोरेस्ट दाय फुल मतलब होता है, पोर का मतलब उड़ेलना, है ना, तुम उड़ेलती हो। दाय, दाय मतलब तेरा, दाय मतलब यहाँ पे होगा तुम्हारा, है ना। दाय मतलब देखिए, ये होता है दाय, ए दाऊ होता है, दाऊ दी दाय, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो तुम्हारा, ये यू, यू और योर, इस प्रकार से। तू, यही हुई तू के और तेरा, क्योंकि ये इस प्रकार से। तो पूरेस्ट दाय फुल हर्ट, यानी तुम्हारा पूरा हृदय तुम उड़ेल देती हो, यानी तुम्हारा जो हृदय है, तुम अपनी भावनाओं से भरा जो हृदय है वो उड़ेल देती हो। इन प्रोफाउस स्ट्रेन, प्रोफाउस का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, प्रोफाउस का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग। स्ट्रेंस का मतलब होता है म्यूजिकल टोन या म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल नोट। अनप्रीमेडिटेटेड, देखो मेडिटेटेड का मतलब होता है तैयार होके, प्री का मतलब पहले से, और अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। बिना किसी तैयारी के जो चीजें होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। याद रखना इन सब चीजों को। NIOUS, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है यकायक, यानी कुल मिला के तात्कालिक जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहां पर पूरी तरह से बात करते हैं पूरी। हे खुशनुमा आत्मा तुम्हारा स्वागत है। बर्ड दाउ नेवर यर्ड, मतलब तुम तो कभी पक्षी थी ही नहीं, तुम तो स्वर्ग के पास से आई हो या उस स्वर्ग से आई हो या उसके पास से आई हो। पुरेश दाय फुल हर्ट, पुरेश दाय फुल हर्ट का मतलब होता है कि आप अपना पूरा उड़ेल देती हो हृदय। इन प्रफाउज स्ट्रेंथ, यानी पूरी तरह से संगीत से भरी धुनें जो तात्कालिक है बिना तैयारी के। यानी देखो एक बात बताओ, हम जो सब संगीत गाते हैं तो वो संगीत क्या होता है? 3 दिन तक तैयारी करी, लता मंगेशकर जी गाना गा रही है तो डेफिनेटली कोई एक ही दिन में थोड़ी गा देगी, बहुत दिन लगेंगे उसको। परंतु परंतु यहाँ पर जो है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले स्टेंजे में कोई दिक्कत नहीं, पर पहला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है तात्कालिक। तो जिस प्रकार से एक आदमी को अपने गीत को गाने के लिए बहुत समय लगता है, परंतु आप तो एक गीत बिना किसी तैयारी के पूरी तरह से अपने हृदय में जितनी भी भावनाएं थी उनको ओवरफ्लोइंग कर रहे, उड़ेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड पैराग्राफ। हायर स्टिल एंड हायर, है ना, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट,
लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अर्थ निकालेंगे तो शुरू की जो 3 लाइनें हैं उससे एक मीनिंग निकलेगा और लास्ट की 2 लाइनें उससे एक मीनिंग निकलेगा। इस प्रकार की चीजें हैं तो हो जाएगी पूरी, ठीक है। पूरा एक साथ पढ़िए। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, ठीक है। स्प्रिंगेस्ट, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, तो स्प्रिंगेस्ट मतलब उछलती हुआ, उछलना। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, यानी जिस प्रकार से यहाँ पे सिमिली आ गई है पूरी, लाइक, लाइक मतलब सिमिली। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिमिली का तो प्रयोग करेगा ही करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे तुलना कर रहा है ना सर, एक चिड़िया को वो महिमा मंडल कर रहा है सर, और चिड़िया का जब महिमा मंडल करेगा तो आप खुद सोचिए सर चीजें कितनी खतरनाक होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि आप उड़ती हो ऊंचाई पर, बहुत सारी ऊंचाई पर उड़ती हो, ठीक है। यहां पर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, और पृथ्वी से उछलती हो, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, जिस प्रकार से मतलब यहां पर बादल जो उड़ान भरते हैं, बादल जो आग के जो बादल उड़ते हैं उस प्रकार से भरती हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, यानी ब्लू डीप, ब्लू मतलब होता है यहाँ पे ब्लू आया तो ब्लू का मतलब आकाश हो जाएगा, है ना। डीप गहरे आकाश में, दाउ विंगेस्ट, विंगेस्ट मतलब होता है उड़ान भरती हो, उड़ती हो आप। विंग मतलब पंख होता है, और पंख से क्या होता है, उड़ान भरना होता है। तो यानी द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, यानी इस नीले आकाश में जो तुम उड़ान भरती हो, नीले गहरे आकाश में तो जो तुम उड़ान भरती हो। एंड सिंगिंग स्टिल दोस्ट, ये दोस्ट मतलब डज होगा यहाँ पे, है ना। ये एस टी देखो यहाँ पे भी वर्ग के बाद WER और टी लग गया, यहाँ पे भी DOS और उसके बाद इस ई के यहाँ पे टी लग गया। देखो कवि है सर, कवि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और कवि अपनी तुलना के लिए वो कुछ तो भी कर देता है, तो डज है। एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर, सोर मतलब होता है उड़ती हो तुम, है ना। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, यानी लगातार गाते हुए उड़ती रहती हो, उड़ती रहती हो और उड़ती रहती हो, है ना। अब क्या कर रही हो, चिड़िया तो है पूरी तरह से, नीले गहरे आकाश में तुम उड़ान भरती हो और लगातार गाते हुए, यानी एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। 2 इसके स्टेंजा आपके पास पढ़ चुके हैं अपन। तीसरे स्टेंजा के पास जाते हैं। इन द गोल्डन लाइटिंग, इन द गोल्डन लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब यहां पर वही, लाइटनिंग का मतलब वही अपने पास प्रकाश है। इन द गोल्डन लाइटनिंग यानी सुनहरे डूबते हुए आकाश में। ऑन द संकन सन, संकन का मतलब होता है डूबते हुए, सन मतलब सूर्य। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, यानी क्या होता है यहाँ पे, आप सोचिए जहां पर आकाश में बादल बिल्कुल चमचमाते हैं, है ना, उड़ते हुए डूबते हुए सूरज में की सुनहरी रोशनी में, जहां पर बादल। अब आप कभी थोड़ा सा एक देखना कि जब सूरज डूब रहा हो और उस डूबते हुए सूरज में जहां पर थोड़ा सा एक बादल उसके पास में आ जाता है तो उसके आसपास कितना प्यारा चमकता है। बस उसकी इमेजिनेशन कर रहा है वो, उसी इमेजिनेशन को आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। दाउ दोस्त फ्लोट, दोस्त का मतलब यहाँ पे डज ही होगा, दाउ मतलब तुम, ये वाला यू, यू मतलब तुम, फ्लोट एंड रन तुम तैरती हो, दौड़ती हो, लाइक एन अनबॉडीड जॉय, लाइक मतलब वही सिमिली है यहाँ पे, है ना, उपमा कर रहा है। एन अनबॉडीड जॉय, अनबॉडीड जॉय का मतलब होता है, अनबॉडीड का मतलब होता है, अनबॉडीड का मतलब शरीरहीन, जॉय मतलब आनंद, यानी शरीरहीन आनंद की तरह, है ना। हुज रेस इज जस्ट बिगुन, रेस मतलब यहाँ पे जाति होगी, जाति मतलब होता है जिसकी प्रजाति, जस्ट बिगुन अभी शुरू हुई है, यानी एक शरीर विहीन जाति शरीर विहीन आनंद से उड़ती हो, जैसे कि जिसकी जाति अभी शुरू हुई है। यानी तुम चिड़िया हो पर ऐसी चिड़िया हो जिसकी जाति अभी शुरू हुई है, ठीक है। द पेल पर्पल इवन, क्या लिखता है अब आप सोचिए, क्या मतलब तुलनात्मक करा है पूरा। चौथा, द पेल पर्पल इवन, यानी जो पीला जो कलर का है, पर्पल इवन, इवन इवन का मतलब इवनिंग होता है। देखिए कविता में कवि के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है सर, किसी भी अक्षर को छोटा कर देता है, बड़ा कर देता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे द पेल पर्पल इवन, तो यहाँ पे पी की बन रहा है, तो ये एलिट्रेशन भी हो रहा है यहाँ पे, है ना, एलिट्रेशन, ठीक। तो द पीला बेंगनी शाम, देखो पीली बेंगनी शाम, मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, यानी आपकी पीली बेंगनी जो शाम में है उसकी जो उड़ान है वो ऐसा लग रहा है कि हेवन मतलब यहाँ पे स्काई, स्वर्ग में कोई तारा उड़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक सिमिली है पूरी, ठीक है, ठीक है। अब आगे, आसमान में एक तारे की तरफ पिघलती है तुम्हारी उड़ान की चारों ओर पीली बेंगनी शाम में, कोई बात नहीं। इन द ब्रॉड डे लाइट,
ब्रॉड मतलब होता तेज, तेज दिन की रोशनी में। दाउ आर्ट अनसीन, यानी तुम्हारी जो कला है वो दिखती नहीं है ना, अदृश्य हो जाती है। बट यट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, डिलाइट का मतलब, श्रिल का मतलब तीखी, यहाँ पे डिलाइट का मतलब होता है आनंद में। तो तुम भी अदृश्य होती हो, फिर भी मैं तुम्हारी तीखी आवाज सुनता हूं। यानी जब तुम अदृश्य हो जाती हो इस संसार से, मतलब अलग हो जाती हो, जब मेरी आंखों से ओझल हो जाती हो, तब भी मुझे तीखी तीखी सी आवाज तुम्हारे मेरे हृदय में मुझे सुनाई देती है। कितनी तुलना कर रहा है सब कवि, यानी आपको तो महिमा मंडल कर रहा है। इसलिए महिमा मंडल का मतलब चिड़िया को तो मैं कह रहा हूँ ये भगवान इसने ईश्वर से भी ऊपर कर दिया। 5वां नंबर का इसका जो पेरा है, keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows। अब देखिए क्या कहना चाहता है यहाँ पे, क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों लाइनों में अर्थ आ रहा है, अगर सही ढंग से देखें तो ये इस प्रकार से, कीन, कीन मतलब तेज है, एज आर द एरोज, एज मतलब यहाँ पे फिर वो सिमिली हो रहा है, यानी आपकी जो धारा है वो कैसे तीर की तरह है, मतलब आप इतनी तीज की तरह हो। ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, सिल्वर स्पेयर का मतलब होता है यहाँ पे, अब सिल्वर बोल रहा है, स्पेयर बोल रहा है, तो चांदी का गोला। अब चांदी का गोला कौन होता है, मून होता है, तो मून के बारे में बोल रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर स्पेयर किसको बोल रहा है, तुलना इससे करिए मून से। हुज इंटेंस लैम्प नेरोज, यानी उसकी जो गहन, इंटेंस का मतलब यहाँ पे होगा गहन, लैम्प मतलब होता है द्वीप, नेरोज, नेरोज मतलब धुंधली पड़ जाती है ना। इन द वाइट डाइन क्लियर, यानी अब यहां पे क्या हो रहा है, अब सोचिए चांद के तीर तीखे होते हैं किसके, उस चंद्रमा की तुलना में। जब सुबह की रोशनी फैलने लगती है, चंद्रमा का लैंप धुंधला हो जाता है। जब सुबह की रोशनी फैलने लग जाती है, और वाइट डान, डान मतलब होता है भोर, सुबह, है ना। जब सुबह की सफेदी अगर कहती है, तो चांद का लैंप धीरा हो जाता है। देखिए सुबह, आप ये अब ये कल्पना कौन सी है, सुबह सुबह की, जहां पर चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ रही है, जब सुबह का भोर निकल रहा है तो उसकी धुंधली पड़ रही है। अनटिल वी हार्डली सी, है ना, जब तक कि हम मुश्किल से देख पाए, वी फील दैट इज देयर, उसे देख पाते, केवल महसूस करते कि वो वहां है। फिर भी मतलब हम बड़ी मुश्किल से वहां पर कोई चीज को देख पा रहे हैं, फिर भी हम आपको महसूस कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, यहाँ पे वही चिड़िया के लिए बोल। आगे छठा स्टेंजा है, ऑल द अर्थ एंड एयर, सारी जो पृथ्वी है और सारा जो हवा है, विद द वॉइस इज लाउड, जहां पर तुम्हारी आवाज तेजी से गूंज रही है। एज वेन नाइट इज बेयर, बेयर मतलब यहाँ पे खाली है, जहां पर रात बिल्कुल खाली है, नग्न है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जहां पर केवल अकेला एक ही बादल है। द मून रेन्स आउट द बीम, हर बीम्स, और उस बादल से चंद्रमा की किरणें निकल रही है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और वहां पर आकाश पूरी तरह से भर गया है, यानी चंद्रमा की किरणों की बारिश करता है और पूरा आकाश भर जाता है। इस प्रकार से यहां पर तुम गूंज रही हो, तुम्हारी आवाज गूंज रही है। वाट दो आर्ट वी नो नॉट, यानी अब आप सोचो, बहुत ही प्यारी चीजें। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा फास्ट भी ले चलें इसको। वाट दो आर्ट वी नो नॉट, हम न देखो, वाट दो आर्ट वी नो नॉट, यानी हम नहीं जानते कि तुम क्या हो। वाट इज मोस्ट दी, है ना, क्या चीज तुम्हारे जैसी सर्वाधिक है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, यहाँ पे इंद्रधनुषी बादलों से नहीं बहती इतनी चमकीली। ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, यानी बूंदे जैसी तुम्हारी संगीत की वर्ण के अनुपस्थित। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंट शोवर्स रेन ऑफ मेलोडी, परंतु मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से इंद्रधनुष की कलर में भी जिस प्रकार से चमकीलापन नहीं आता है, उस प्रकार से आपके मेलोडी संगीत में वो सारी बिल्कुल एक वर्षा की बौछारें कर रहा है। अरे बाप रे, अब आगे चलिए। लाइक ए पोइट हिडन, यानी यहाँ पर एक कवि जो विचारों की रोशनी में छुपा हुआ है ना, इन द लाइट ऑफ थॉट, विचारों की रोशनी में छुपा हुआ है। सिंगिंग हाइम्स एंड अनबिडन, यानी हाइम का मतलब होता है भजन, है ना, अनबिडन का मतलब होता है अनकहा, बिना कहे भजन गाता है जब तक यह संसार प्रभावित न हो जाता है। ठीक है, एक आदमी जब कोई भजन गाता है तो तब तक प्रभावित नहीं हो जाता, तब तक गाता है। टील द वर्क इज रोड, है ना, यहाँ पे ये वर्क की थर्ड फॉर्म है, इसको वर्क लिखेंगे, बोलेंगे, है ना, वर्क। टील द वर्ड इज वर्क, जब तक कि वो काम करता है, जब तक ये संसार प्रभावित न हो तब तक वो काम करता है।
टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स इट हिडेड आउट। यहाँ पर आपकी जो सहानुभूति है और आशा है वो यहाँ पे डर से भर जाती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। अगली है 9th, लाइक ए हाई बोर्न मेडन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक युवा राजकुमारी की तरह, हाई मतलब युवा मतलब उच्च कुल में पैदा हुई। यहाँ पे हाई का मतलब होता है राजसी, बोर्न मतलब पैदा हुई, मेडन मतलब होता है कन्या। ठीक है, तो एक राजसी कुल में कन्या हुई या युवा राजकुमारी की तरह इन ए पैलेस टावर। पैलेस टावर का मतलब होता है ऊपर बैठी है, महल की मीनार पे बैठी है। सूथिंग हर लव लेडन, है ना। सूथिंग का मतलब होता है उसको राहत दे रही है। हर लव लेडन, लव लेडन का मतलब होता है वहां पर रात के समय, लेडन मतलब होता है लदी हुई। लव लेडन मतलब रात को लदी हुई में वो पैलेस में टावर में बैठकर जो राहत दे रही है। साउलिन सीक्रेट और, यानी चुपचाप रात के समय। सीक्रेट और का मतलब होता है चुपचाप रात के समय। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव, यानी यहां पर उसका म्यूजिक उसी प्रकार से मधुर है जैसा कि प्रेम। विच और फ्लोस हर बोवर, ऊपर वाले जिस प्रकार से बोर मतलब होता है यहां पर बौछार कर रहे हैं उस प्रकार से करना। आगे 10वां, लाइक ए ग्लोन ग्लो वार्म गोल्डन, सुनहरे जुगनू की तरह, है ना। ग्लो वार्म, वर्म, वर्म मतलब कीड़ा होता है, गोल्डन यानी सुनहरे जुगनू की तरह। ग्लो वर्म का मतलब यहां पे जुगनू हो जाएगा। इन ए ड्वेल डेल ऑफ ड्यू, यानी ओस की घाटी। डेल, डेल का मतलब होता है यहाँ पे जो हिल है उसकी, और यहाँ पे ड्यू मतलब होता है ओस, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा ओस की घाटी। स्केटरिंग, स्केटरिंग बिखेरती हुई है, बिना देखे। अनबीहोल्डन बिना देखे। इट इज ए रियल व्यू, यानी अपना हवाई रंग वो बिखरती है। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास वेयर स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, यानी अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, जहां पर सभी फूलों और घास के बीच में। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जहां पर हम देख सकते हैं, उसकी दृष्टि देख सकते हैं। अब आप सोचिए पूरी तरह से वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, इतना खतरनाक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो रोज से तुलना कर रहा है, ठीक है, हरी पत्तियों से तुलना कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन तो। साउंड ऑफ वर्नल शोवर, बसंती पहाड़ों की। वर्नल का मतलब होता है बसंती, है ना। ठीक है, ट्विंकल ग्रास, है ना। ट्विंकल मतलब टिमटिमाती हुई घास से। रेन अवेकन फ्लावर्स, है ना, यानी बरसात से जगे हुए फूल से तुलना कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलिए। और एक जोयस एंड क्लियर फ्रेश दाई म्यूजिक बहुत सरप्रेस, यानी तुम्हारा म्यूजिक पीछे छोड़ देता है। मतलब कुल मिला के वो सबसे तुलना कर रहा है। आगे चलते हैं, ये 13वां है। टीच अस स्प्राइट ऑफ बर्ड, हमें भी सिखा दो। अब यहाँ पे कवि कह रहा है टीच अस, हमें भी सिखा दो। स्प्राइट, स्प्राइट का मतलब होता है ए आत्मा, है ना। ए आत्मा, हमें भी सिखा दो, ये पक्षी हमें भी सिखा दो। क्योंकि यहाँ पर पूरी कविता में आपको पता है यहाँ पर उसने उसको आत्मा कहा है, साउल कहा है। व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, यानी तुम्हारे कौन कौन से विचार है ना। व्हाट स्वीट थॉट्स आर थाइन, यानी वो कौन से तुम्हारे विचार है। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है। प्रेज ऑफ लव और वाइन, यानी यह प्रेम या शराब की तारीफ हो सकती है। दैट पेंटेड फॉर द फ्लड ऑफ रेप्चर और सो डिवाइन, यानी पेंटेड का मतलब यहाँ पे पेश करना, पेंटेड फॉर, है ना। जितना आनंद तुम अपने संगीत से उड़ेल रही हो उतना देवी शक्ति भी नहीं दे सकते हैं। ये कह रहा है ना, दैट पेंटेड फोर्थ, पेंटेड फोर्थ का मतलब होता है पेश करना। ये फ्लड मतलब एक बाढ़ की तरह पेश करना, है ना। जितना, और रेक्टर सो डिवाइन, यानी आप जितना आनंद उड़ेल रही हो अपने संगीत से उतना तो देवी शक्ति भी नहीं कर सकते। ठीक है, 14 नंबर का है कोरस हाइमिनल, है ना, वैवाहिक समूह गान। ये हाइमिनल का मतलब होता है समूह गान या वैवाहिक समूह गान। और ट्रिम्पट चेंट, यानी विजय गान। ट्रम्पेट का मतलब होता है विजय। मार्च्ड विद द थाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, ए थिंग वेयर वी फील देयर इज ए समथिंग हिडन वांट, यानी मतलब जैसा कि वैवाहिक समूह गान में गाया जाता है, विजय गान में गाया जाता है, जब यानी जब मिलाए जाएंगे जब तुम्हारे गीतों से, यानी कुल मिला के जब विजय वैवाहिक समूह गान, विजय गान
जब भी, तो यह जब तुम्हारे गानों से मिलाए जाएंगे बट इन एम्प्टी वांट, वे सब भी खोखले दिखेंगे। वांट का मतलब यहां पर होगा डींगे हाँकना, और एम्प्टी मतलब खाली, वो तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज ए सम हिडन वांट, यानी एक ऐसी चीज जिसे महसूस करेंगे जिसमें छुपी हुई अपूर्णता दिखाई देगी। यानी आपके गीत यहाँ पर समूह गान, विजय गान, उन सबसे तुलना कर दो, वो सब भी फीके दिखाई देंगे, है ना। वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स, है ना, कौन सी चीज है जो कि फाउंटेन्स मतलब होता है झरनों में होती है, ऑफ द हैप्पी स्ट्रेंड, तुम्हारे खुशी से भरे संगीत का, है ना। वॉट फील्ड्स और वेव्स आर माउंटेन्स, कौन से खेत या लहरें या पहाड़ हैं। वॉट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, कौन से जो आकाश है, प्लेन है। वाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, वाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, यानी अपने जैसा पक्षी नहीं, दर्द की अज्ञानता है, और लव ऑफ दाइन ऑफ काइंड, अपने जैसा पक्षी नहीं है। ठीक है, आगे इन सबको अगर वाकई में एक एक लाइन पढ़ो तो बहुत लंबा है, पर उतना ज़्यादा नहीं, बस गुजर जाना है। विद दाई क्लियर कीन जोएंस, जोएंस का मतलब होता है आनंद, है ना, तुम्हारे गीत से कभी उबते नहीं। विद दाई क्लियर कीन जोएंस लेगोर कैन नॉट बी, लेगोर का मतलब होता है उबना। बस अब ये इस लाइन का मतलब ये कहना चाहता है कि आपके तेज जो आनंद देने वाले गीत है उनसे हम कभी उब नहीं सकते। शेडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी, यानी तुम्हारे करीब कभी गुस्से की परछाई नहीं आएगी। एनोयंस का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, तो वो कह रहा है शेडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास में कभी गुस्से की छाया नहीं आएगी, परछाई। दो लवेस्ट, यानी तुम प्रेम तो करती हो बट नेवर नी लव सेट सेटी, है ना, ये बड़ी है। सेटाइटी मतलब होता है उब जाना, उबना, यानी तुम प्रेम तो करती हो पर तुम कभी प्रेम करते हुए उबती नहीं हो, है ना, हमेशा प्रेम करती रहती हो। अब आगे 17वां है वॉकिंग और स्लीप, यानी चलते हुए, सोते हुए, दाउ डेथ ऑफ डीम, यानी तुम हमेशा विचार करती हो। डीम मतलब विचार करना यहाँ पे। दिस मोर ट्रू एंड डीप, है ना, थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, जो कि सच्ची होती है, गहरी होती है। देन वी मोर्टल्स ड्रीम, मोर्टल्स का मतलब होता है यहाँ पे नश्वर प्राणी, जो हम सपना देखते हैं, नश्वर प्राणी, मरने वाले अपन तो सब। और हाउ कुड दैट नोट्स फ्लो इन सच ए क्राइस्टल स्ट्रीम, यानी अन्यथा कैसे हो सकता था कि स्वच्छ धारा में तुम्हारा जो नोट्स है वो हमेशा बहता रहता है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम सब पीछे देखते हैं और आगे देखते हैं, यानी भूत और भविष्य की चिंता करते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और पाइन मतलब तरसते हैं, व्हाट इज नॉट, जो हमारे पास नहीं है। अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, है ना, और हमारा सबसे सुंदर जो सर्व, सिंसियरेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, लाफ्टर मतलब खुशी है। विथ सम पेन इज फ्रॉट, जहां पर वो दर्द से मिली हुई है। फ्रॉट मतलब होता है मिली हुई है, यानी बहुत अच्छी लाइनें हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर में हम तो भूतकाल देखते हैं, पास्ट भविष्यकाल देखते हैं, और हम तरसते हैं जो हमारे पास नहीं है। और हमेशा सर्वश्रेष्ठ जो हमारी खुशी है, विथ सम पेन इज फ्रॉट, जो कि हमारी दुख से मिली होती है। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट फेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, और हमारे जो सबसे मधुर संगीत है वो सबसे दुख भरे विचारों में बदल जाते हैं। ठीक है, 19वां वाला है आपके पास। यस, इफ वी कुड स्कोर्न, स्कोर्न मतलब होता है नफरत करना, किसी से डांटना, है ना। यदि हम नफरत कर सके घृणा, घमंड व भय से, हेट, प्राइड एंड फियर से। इफ वी वर थिंग्स बोर्न, है ना, नॉट टू शेड ए टीयर, हम ऐसे प्राणी बन जाएं जिनकी आंसू बहाने के लिए नहीं हो। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम हियर, पर तुम्हारे आनंद के पास नहीं आ पाएंगे। यानी वो कहना चाहता है कि यदि हम सब घृणा भूल जाएं, अपने गर्व को भूल जाएं, अपने डर को भूल जाएं, ठीक है, और हमारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आए, फिर भी हम आपके आनंद के पास में कभी नहीं आ पाएंगे। इतना आनंद आपके पास है। बेटर देन ऑल मेजर्स, मेजर्स मतलब पैमाने, है ना, सब पैमानों से तुम अच्छी हो। ऑफ डिलाइटफुल साउंड, है ना, डिलाइटफुल साउंड का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्ण करने वाली जो साउंड है वो आवाज हो, यानी प्रसन्नतापूर्ण सभी आवाजों के पैमानों में बेहतर हो तुम। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स देट इट इन बुक्स आर फाउंड, यानी तुम उन सारे खजानों से बेहतर हो जो कि किताबों में पाई जाती है। ठीक है, द स्किल टू पोइट वर, यानी जो स्किल टू पोइट वर थे, द स्कॉलर ऑफ द ग्राउंड, वो सभी भी ग्राउंड लेवल पर ही है। बस बहुत बढ़िया। लास्ट का स्टैंड है 21st।
टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, यानी मुझे आधी खुशी आप सिखा दीजिए। देट दाई ब्रेन मस्ट नो, जितना कि हमारा मन जानता है। सच हारमोनियस मेडनेस, यानी ऐसी संगीतमय पागलपन हमको सिखा दीजिए। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरी लबों से निकलेगा ऐसा संगीत कि द वर्ल्ड शुड लिसन देम, कि सारा संसार सुनेगा जैसा मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यानी यहाँ पे कवि खुद अपने लिए कल्पना करता है। देखो इसको आप पहुँचना है। टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, यानी मुझे आधी ही प्रसन्नता मुझे सिखा दो। ए स्काई लार्क, ए चिड़िया जो तुम इस प्रकार से यहाँ पर गा रही हो, इतनी प्रकार से खुशी से गा रही हो, उसकी मुझे केवल आधी खुशी ही सिखा दो। देट दाई ब्रेन मस्ट नो, है ना, जो तुम्हारा मस्तिष्क जानता हो। सच हारमोनियस मेडनेस, ऐसी संगीतमय पागलपन। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और इस प्रकार से संगीतमय मेरा संगीत जो है मेरी लबों पर वो उभरेगा, मेरी लबों से निकलेगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और मेरा पूरा संसार मेरे उस लब से निकले हुए शब्दों को, उस आवाज को सुनेगा। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिस प्रकार से मैं आपको सुन रहा हूं। ठीक है, ये इस प्रकार की पूरी एक आपके पास 21 स्टेंजा की एक कविता। मैंने वैसे कोशिश करी है कि मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ दूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जल्दी नहीं पढ़ूंगा तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइन है, अब इसको पूरा मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। द पोएट एड्रेसेस द स्काइलर एज ए स्पिरिट, यहाँ पर पोएट एड्रेस स्काइलर को एक आत्मा के रूप में करता है, न कि मॉर्टल लिविंग थिंग की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और द बर्ड फ्लाइज अप इनटू द स्काई एट इवनिंग टाइम, और जिस प्रकार से शाम के समय जब बर्ड फ्लाई होते हैं तब की वो तुलना करता है। द पोएट कंपेयर्स द स्काई लाइट टू वेरियस थिंग्स, कई सारी चीज़ों से वो तुलना करता है, जैसे रेनबो क्लाउड से करता है। द लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंपैथी विथ होप से करता है, एंड फियर्स इट हिडेड नॉट से करता है। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस कैन नॉट मैच द ब्यूटी ऑफ बर्ड सिंगिंग, यानी जो चीज़ें हमने बनाई है उसकी तुलना उस बर्ड्स की सिंगिंग से नहीं की जाती, इसलिए उसको स्पिरिट या बर्ड कहा है, स्पिरिट आत्मा कही है। ठीक है, ह्यूमन सॉन्ग्स आर टिंग्ड विद सैडनेस बट द बर्ड सॉन्ग इज प्योर जॉय, हम उस मानव के गीत से कभी भी उब जाते हैं, उसके दुख से उब जाते हैं, परंतु बर्ड की सॉन्ग से हम कभी भी नहीं उब सकते। ठीक है, द पोएट ड्रीम्स ऑफ बीइंग एबल टू सिंग जॉयफुल लाइक, और कवि आखिरी में तुलना करता है कि मैं खुद भी उस पक्षी की तरह गाऊं, उसी प्रकार से करूं। ठीक है, लास्ट में द इसेंट्रिक सॉन्ग लाइक, यहाँ पे ये लास्ट में द इसेंट्रिक सॉन्ग लाइक 5 स्टेंजास ऑफ द स्काईलार्क, ऑल 21 देम फॉलो द सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न में करते हैं। और पहली 4 लाइंस जो होती है वो ट्राइकोनिक ट्राईमीटर होती है, और 5वीं जो होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर होती है, और उसकी राइमिंग स्कीम ABAB होती है। ठीक है, तो मैंने करी है इसको समझाने की, थोड़ा सा समय और एग्ज़ाम की नज़दीकता कारण इसकी एक एक लाइन को न समझाते हुए और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कर पाते, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।